नमस्कार, स्वागत आपका प्राइम डिबेट के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। कैराना के बाद अब बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह कैराना से सटे कस्बे कांधला को पलायन की भट्टी में उन्होंने झोंक दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांधला से 63 लोग डर के मारे पलायन कर चुके हैं। अब अगर केवल पलायन के शब्द पर जाएं तो इस भारतवर्ष का कोई जिला, कोई कस्बा, कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां से लोग ना गए। कोई काम की तलाश में गया है, कोई खेती के लिए गया है, कोई घर जमाई बनकर चला गया है, किसी को दूसरी जगह रास आ गई है, कोई पड़ोसियों से तंग आकर भाग गया है। हुकुम सिंह के वोटवादी खुलासे से पहले तक लोग प्रवासी होते थे, विस्थापित होते थे, पलायित भी होते थे। लेकिन हुकुम सिंह के धार्मिक पलायन के इजाद के बाद पलायन का अर्थ राजनीति के बहुत नजदीक चला गया है। इसे अब यूपी का दुर्भाग्य न कहा जाए तो क्या कहा जाए कि चुनाव से पहले यूपी में धार्मिक भावनाओं में ज्वार आ जाता है। मतदान का वक्त करीब आते आते लोग हिंदू और मुसलमान हो जाते हैं और चुनाव के परिणाम आते ही फिर से एक बार पड़ोसी, गांव वाले और कस्बे वाले हो जाते हैं। इस बार भी तैयारी ऐसी ही दिखती है। आज की बहस इसी विषय पर। हमारे साथ आज इस डिबेट के लिए, प्राइम डिबेट में आज खास मेहमान है हमारे साथ मोहसिन रजा साहब हैं। वो आज की डिबेट में, आज की चर्चा में बीजेपी को प्रेजेंट करेंगे। बहुत स्वागत आपका मोहसिन रजा साहब हमारी इस चर्चा में। मोहम्मद अब्बास, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो सरकार का पक्ष रखेंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का पक्ष रखेंगे आज की इस चर्चा में। आपका भी बहुत स्वागत। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं, उनका पक्ष रखेंगे आज की चर्चा में। और इसके अलावा अशोक सिंह साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज की चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं हम और कोशिश करेंगे हम कि आज बहुत पॉइंटेड बात की जाए, व्यर्थ की बातों में हम ना पड़े, जो विषय है उससे भटके ना। इससे दर्शकों को भी बहुत सुविधा होगी विषय को समझने में और वो ठीक ठीक समझ पाएंगे कि आप लोग एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी की चर्चा के साथ। मोहसिन रजा साहब, ये बताइए कि हुकुम सिंह क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? देखिए राजेंद्र जी, जो बात हुकुम सिंह साहब ने कही है वो वहां जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने जो बात कही है, उन्हें जो उनके हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, वहां के जो लोग हैं, जो समस्याएं लेकर आए, वो जो लिस्ट उनको दी गई, उस लिस्ट के तहत उन्होंने बात करी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पलायन की बात को तो नकारा नहीं जा सकता ना। ये तो एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि जो सरकार है उसको जांच के लिए भी कहा गया, उस पर मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट भी आ गया कि नहीं साहब वहां तो सब कुछ ठीक है। तो अगर मुख्यमंत्री पहले ही ये बात कह देंगे तो किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उस जांच में हाथ डाले, और अगर डालेगा भी तो वो वही बात पहले ये बात मुख्यमंत्री चाहते हैं। देखिए, मैं बात को बार बार क्रॉस नहीं करना चाहूंगा दूसरी डिबेट्स की तरह से, बहुत पॉइंटेड रहना चाहता हूं। खुद हुकुम सिंह ये बात कह रहे हैं कि हिंदू शब्द जो पिछली वाली पलायन की लिस्ट में उन्होंने हिंदू शब्द का जो जिक्र किया था वो ठीक नहीं है। एक गलती तो उन्होंने स्वीकार की, उसके बाद भी उसमें दुनिया भर की खामियां दिखाई दी हैं। अब ये फिर जो 63 लोगों की बात कर रहे हैं, वो इसमें क्यों ना हम लोग समझा जाए कि ये एक खास उद्देश्य के साथ आप लोग यूपी में कर रहे हैं? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, दूसरी पार्टियां, खासकर अगर हम सही मानों में बताएं राजेंद्र जी, तो इसका बेसिकली इसका फायदा अगर किसी को होना है वो समाजवादी पार्टी को होना है और थोड़ा बहुत कांग्रेस को होना है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति इन्हीं को करनी है। और इस तरह के माहौल को बनाने के बाद बीजेपी चूंकि एक ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ शुरू से एक प्रोपेगेंडा किया गया है सारी पार्टियों ने मिलकर कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये सांप्रदायिक पार्टी है, तो हमारी कोई भी आवाज निकलेगी वो सांप्रदायिक हो जाएगी। इवन मोहसिन रजा भी अगर कोई बात कहेंगे तो वो सांप्रदायिक होगी, जबकि मैं मुस्लिम होकर भी अगर वो बात को पक्ष में रखूंगा तब भी वो सांप्रदायिक कहलाएगी। तो इसलिए हमको तो सांप्रदायिक पार्टी कह दिया गया है। लिहाजा फायदा जिनको पहुंचना है, ये सारा हंगामा वही कर रहे हैं, उन्हीं को वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनी है। और अगर वो नहीं करेंगे तो वो हाशिए पर जा रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो इसको बिना वजह के लिए थोपने से क्या फायदा है? ऐसे समय पे आप कहें कि साहब आप ऐसे समय पर क्यों लाए, आपने इलाहाबाद में। अच्छा, एक चीज बताइए मोहसिन रजा साहब, अब जबकि कैराना का सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है, अभी भी आपकी पार्टी का स्टैंड यही है कि कैराना को कश्मीर बनाया जा रहा है? अभी भी आप अपने स्टैंड पे कायम है? देखिए, ऐसा है, ये हमारी पार्टी के भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी वहां पर खन्ना जी के कमेटी बनाकर भेजा है। खन्ना जी के साथ में कई और भी लोग गए हैं वहां पर जांच करने के लिए। ये जांच का विषय है, लेकिन प्रदेश सरकार
फिर वहां के जो डीएम ने जांच करके जिसका उनकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसके बारे में राजेंद्र आप पढ़ लीजिए, उस रिपोर्ट को आपके पास होगी मुझे लगता है। नहीं, मैं और उस बहुत रिपोर्ट स्पष्ट में सवाल कितना पूछ रहा हूं, मुझे positive किसी उन्होंने रिपोर्ट साफ में कहा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कि बहुत ऐसी सारे चीजें नाम हैं। ऐसे हैं जो वहीं पर हैं, वहां पर बहुत सारे माफिया लोग बहुत सुन साल लीजिए, पहले चले गए थे, कुछ नहीं, लोग नहीं, कानून वहां व्यवस्था पर- और गुंडों के वहां खौफ पर की वजह से गए सबसे हैं। बड़ी ये चीज- सब मोहसिन रज़ा पब्लिक नहीं, डोमेन में आ सबसे चुका बड़ी है। चीज मुझे वही- ना ना नहीं, मुझे सिर्फ नहीं, ये नहीं, बताइए कि क्या कैराना को कश्मीर कानून- बनाने जैसे देखिए, बयान पर अभी भी आप टिके कानून- हुए, अभी भी स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जहां भी खराब है प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर, तो वहां हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि जो विपक्ष का काम था बहुजन समाज पार्टी का वो उसने नहीं किया। लेकिन विपक्ष की भूमिका में हम हैं और हम जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे वो कहीं भी किसी भी शहर की जनता हो। अब कैराना की बात है, सामने आई है और इंसाफ के नाम पर आप देखिए, कैराना वहां को पर कश्मीर लोग से कंपेयर भयभीत कर हैं। देंगे? वहां पर माफियाइज्म है, गुंडई है, बदमाशी है। वहां से कहीं से भी आवाज उठेगी, हम वहां पर खड़े होंगे। कहीं पर आवाज उठेगी पूरे प्रदेश में हम खड़े होंगे, क्योंकि हमें जनता के साथ उन अन्याय होने देना है, अन्याय नहीं होने देना है, न्याय के साथ मैं जाऊंगा। और जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है देश में, लिहाजा प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है। मेरे 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 सवाल का उत्तर दीजिए रज़ा साहब। मैं बहुत सरल सवाल पूछ रहा हूं, क्या कैराना कश्मीर बन रहा है जैसे बयान अभी भी आपके लिए सही है? आप इस पर स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? राजेंद्र, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये बहस आपने उस दिशा में मोड़ी है साहब। मैंने बयान नहीं दिया है, ये बयान आपकी पार्टी का है। नहीं, देखिए, जो बात सामने नहीं, बयान है हमारी पार्टी का, हमने कहा ना कि उस पर जांच हो रही है, और जो बात वहां तो जांच होने से पहले आपने कैराना को कश्मीर कैसे बना दिया? मुख्यमंत्री जी ने ये क्या कोई जिम्मेदार बयान है? वो सबके सामने है। सॉरी, बगैर जांच पूरी हुए आपने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया? आपकी पार्टी ने इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले लिया? रज़ा साहब, बहुत जल्दी जवाब दिए ताकि मैं सरकार का पक्ष सुन सकूं। बयान, देखिए, बयान देना जो जो स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से आती है, और उस वक्त बयान अगर कोई गया है, वाह तो वाह वहां रज़ा पर साहब, जो जो स्थितियां परिस्थितियां प्राइमा फेसी दिखाई दें उस पर कोई भी बयान जारी कर दिया जाए। वाह, ठीक है, उसको वो उठाएंगे। आपका ये जवाब दर्शकों के सामने, उनको वो खुद ही तय कर लेंगे क्या है। मैं अब सरकार की बात सुनना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। एक बात तो तय है कि वहां पर कानून व्यवस्था से लोगों को शिकायत है, यह बिल्कुल तय है, यह बिल्कुल साफ हो गया है कि कानून व्यवस्था एक बड़ा कारण है और इसकी वजह से कुछ लोगों ने वो जगह छोड़ी है। यह बात लोग मान रहे हैं, आप कब मानेंगे? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों। मुझे रहजनों से गुरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पूरे देश को अच्छे दिन का सपना दिखाकर आज कैराना को कश्मीर बताने वालों, सुन लो साफ खोल के, उस कश्मीर में तुम्हारी महबूबा के लोग अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं शहीद कहते हैं, और आप लोग आसानी से सुन लेते हो। कैराना को कश्मीर बताने अब इधर उधर की बात आप कर रहे हैं मोहम्मद अब्बास साहब। मैं महबूबा मुफ्ती का विषय यहां लेके नहीं बैठा हूं, चर्चा मैं पहले ही कह चुका हूं बहुत पॉइंटेड रहेगी। आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है वहां पर? मैं चर्चा में मैं वहीं आ रहा हूं। कानून व्यवस्था की बिल्कुल स्थिति एकदम सही है। वहां जिसको पलायन कह रहे हैं, आप जाके देखिए, दिल्ली के अंदर 30% आबादी उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, जहां जहां काम है, और बराबर में हरियाणा का है, पानीपत है, और जो जितने भी जिले लगे हुए हैं वहां सब लोग काम। फिर मोहम्मद अब्बास साहब फिर विषय भटक रहा है, फिर ये इधर उधर की बात हो रही है। आपने शुरुआत की बड़े अच्छे शेर से, बस मैं वही चाहता हूं, तो इधर उधर की ना बात कर। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उससे हमारा फिलहाल अभी कोई कंसर्न नहीं है। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, एमपी में जो कुछ हो रहा है, उस विषय पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सीधी और सरल बात यह कर रहे हैं कि वहां पर अगर पलायन हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उसके बारे में बीजेपी कहां तक गलत है या दूसरे दल कहां तक गलत हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा बार बार सामने आ रहा है, लोग इसको पब्लिक डोमेन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% रविंदर जी, 100% दुरुस्त है। कानून व्यवस्था 100% दुरुस्त है। कानून व्यवस्था को खराब करने का जो कुचक्र चला जा रहा है, जिस तरह से हुकम सिंह जी अपनी बेटी को चुनाव लड़ाकर विधानसभा को ताना बाना बुन रहे हैं, ये सारा का सारा काम विधानसभा चुनावों के लिए है। कानून व्यवस्था की स्थिति 100% शुद्ध है।
वहां चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे गुजर नेता है, मजबूर नेता है, 7 बार विधायक है, कैबिनेट मंत्री रहे, आज एमएलसी हैं, बेटा चेयरमैन है, कहां है? पूछो, उनका बयान लो। कल पूरे कैराना के हिंदू मुसलमानों ने इकट्ठा होकर थू थू किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, मुंह दिखाने लायक नहीं बने। और मैं लोकतंत्र के 14 स्तंभ ने आज फिर कैराना को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया है। धन्यवाद दूंगा, झूठ का झूठ और सच का सच साबित करके इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। इनको तो पॉइंट एजेंडा है। तभी इनके मुखिया ने कहा था कि मैंने कार सेवकों की हत्या करना करवाई होती तो मेरी पार्टी ना बनती। कोई हत्या नहीं। इन्होंने इनके मुखिया का बयान है कि अगर कार सेवकों, ठीक है, आपने अपना पॉइंट कह दिया, उनकी बात ठीक है। मोहसिन रज़ा साहब, आपने ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्शन सुन लिया गया आपका। अपनी बात मोहम्मद अब्बास साहब बहुत जल्दी से पूरी करिए। देखिए राजेंद्र, जिस तरह की बात नहीं है, हाँ बस उनसे कहिए, बात अगर करें तो फिर वहां पर आए। तो फिर मुझे नहीं ना, मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं बहुत लाउडली स्पीक करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात अगर करेंगे तो आपके। ठीक है रज़ा साहब, आपका ऑब्जेक्शन नोटेड है, रजिस्टर्ड कर लिया गया। मोहम्मद अब्बास साहब, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक है, सारी कानून व्यवस्था की स्थितियां दुरुस्त है वहां पर? विकास कार्यों से डरकर भाजपा, अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली भाजपा, विकास के एजेंडे पर चारों खाने पता चल जाएगा। थोड़ी इनका आवाज बचा कर रखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। थोड़ी आवाज बचा कर रखिए, सत्ता में बहुत चीखना पड़ेगा। पूरे देश में जारी है। अच्छा ठीक है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश के विकास की गूंज हो रही है, जहां बिना केंद्र की मदद के 73 सांसद उत्तर प्रदेश में दिए और उत्तर प्रदेश को पैसा नहीं दोगे। आपके पास पैसा रखा है, आप नहीं, माइक बहुत सेंसिटिव है मोहम्मद अब्बास साहब, आप थोड़ा धीरे से भी बोलेंगे तो कैच कर लेगा, वो दर्शकों तक आवाज पहुंच जाएगी। आप दूसरा पक्ष सुन लेते हैं। अशोक सिंह जी कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे हैं इस चर्चा में। अशोक सिंह साहब, क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है और क्या आप कहना चाहेंगे इस सारे विषय पर? राजन, मैंने दोनों वरिष्ठ नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के मोहसिन रज़ा साहब को सुना। पेशे से वो क्रिकेटर रहे हैं और बहुत सम्मानित खिलाड़ी हैं, बहुत सम्मान करता हूं। और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अब्बास साहब को भी प्रदेश की जनता सुन रही है। सवाल इस बात का उठता है कि 4.25 साल हो गए सरकार को, मुझे लगता है कि 4.25 साल के कार्यकाल में ये चुनावी वर्ष है, सभी जानते हैं। ठीक है, आईपीएल खत्म हो गया है, नया आईपीएल उत्तर प्रदेश की जनता को जरा देखने को मिलेगा, जो गठबंधन है इन दोनों में। हालात क्या है, सरकार नाम की चीज कहां है। अगर मैं अब्बास साहब की बात मान भी लूं, उत्तर प्रदेश में तो दादरी से लेकर और मुजफ्फरनगर तक की सारी घटनाएं, प्रदेश में 100 बड़े दंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश जानता और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अगर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी कई बार कह चुके हैं मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पर कि मैं अगर होता तो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाती। सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस पार्टी में अब्बास साहब राजनीति करते हैं वहां लोहिया के सिद्धांत माने जाते हैं। लोहिया ने हमेशा सच बोला है। आप उनकी किताबें पढ़ लें, अब्बास साहब ने शायद पढ़ी है, नहीं पढ़े मैं नहीं मानता हूं या जानता नहीं उस बात के लिए, मगर सवाल इस बात का है कि हुक्म सिंह जी बार बार अपने बयान से पलट रहे हैं। आखिर सरकार तय करेगी, सरकार जांच कर लेगी, मगर जिस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है, डर के, एक तरफ अगर किसी को शहीद को दर्जा दोगे और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को आतंकवादी बताएंगे, तो ये माहौल क्या है देश में। आप विकास की चर्चा कर लें, आप अगर अपराध था, एनसीआरबी के आंकड़े सरकार मानती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ले दे के एजेंडा है कि घर वापसी से काम नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं काम चलेगा। तो बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस पर काम करना चाह रही है। कैराना की कोई इतनी बड़ी घटना। अच्छा अशोक सिंह जी, आप एक चीज बताइए और बहुत ईमानदारी से दर्शकों के सामने जो है अपना और अपनी पार्टी का आंकड़ा प्रस्तुत करिए। अशोक सिंह जी, ठीक है, आपने बिल्कुल जो कहा सब स्वीकार है। एक चीज बताइए कि कैराना और ये जो प्रकरण है, इसमें ज्यादा बड़ा दोषी कौन है, बीजेपी या रूलिंग पार्टी? नहीं देखिए, सरकार से बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी को दंगाई कराने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है आज तक। आप कहते हो कि हमें नाम मालूम है, तो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र का लगाओ, गैंगस्टर लगाओ, जेल क्यों नहीं अपराधियों को भेजा जा रहा है। बड़ा दोषी कौन है, सरकार या बीजेपी? गुल खाए और गुल किले से परे ऐसे नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता, सरकार निश्चित तौर पर, देखिए दोनों दोषी थे, एक अपराध करने वाला होता है और अपराध कराने वाला भी होता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष सुन लेते हैं।
अनिल दुबे साहब उनको प्रेजेंट कर रहे हैं इस चर्चा में। दुबे साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। सारी बात आपने सुन ली है और आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या कांग्रेस के साथ जाएं या क्या करें। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर थोड़ी आप लोगों को चिंता है। वर्तमान परिस्थितियों में आप किसको दोषी मानते हैं? कौन है दोषी? दोषी नंबर 1 कौन है? देखिए राजेंद्र जी, अभी मोहसिन रजा साहब अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। इनकी पार्टी के सांसद ने जो गलत सूची जारी की, उसमें जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनका नाम भी उस सूची में रख दिया। ठीक है। अब आपने 364 की सूची जारी की और 92-94 नाम उसमें फर्जी हैं जो जीवित नहीं है या उनके नाम नहीं है। ठीक है। तो अगर एक जिम्मेदार सांसद जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहा हो, कई बार रहा हो, अगर इस तरह की झूठी साजिश करके सूची जारी करे तो ये इसमें दोषी और ना दोषी का सीधे सीधे स्पष्ट है कि दोषी कौन है। ठीक है। सवाल यह है कि आज ये जरूरत क्यों पड़ी। ये लोकसभा चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर में, मेरठ में दंगे हुए, सुनियोजित रूप से उन चीजों को उठाया गया, और आज कैराना की और कांधला की बात आपने उठाई कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई आरोप हैं, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए आरोपों पर अगर सांप्रदायिकता का जो ये नंगा नाच शुरू कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है, विकास की बात ना हो, हमारे झूठ फरेब की बात ना हो, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटक जाए और कैराना और कांधला में हम बता दें कि जो बात कानून की से जुड़ी हुई है उसे सांप्रदायिकता का रंग दे दें। और इन्होंने अभी एक बात कही, बात इन्होंने किसी और पर कही कि हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आप हिंदुओं की राजनीति केवल करना चाहते हो, आप उग्र हिंदुवाद को बढ़ावा देना चाहते हो। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर झूठ इन्होंने बोला, झूठी सूची जारी की, तो ये तो एक अपराध। चलिए, अगर आपकी बात में 1 मिनट के लिए सही मान लूं, अगर कहीं दुबे साहब आपकी बात में सही मान लूं, अगर आपकी सारी बात सही मान लूं, तो क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप इस हुकूमत को क्लीन चिट देते हैं? अगर कानून व्यवस्था की बात राजेंद्र जी कहीं पर है, कानून व्यवस्था का कहीं आरोप है, तो उसके बारे में जो वहां के पलायन के नाम पर पीड़ित लोग हैं उन्होंने कहां पर एफआईआर की, अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो उसके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पलायन करने वालों की जो सूची दी उसकी जिला प्रशासन ने जांच की या नहीं की? अगर जिला प्रशासन जांच करा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका इंतजार करना चाहिए कि उस पर उन्होंने क्या जांच कराई। अगर वो सरकार कितनी दोषी है? एक लाइन में जवाब दें, एक लाइन में दुबे साहब, सरकार कितनी दोषी है? प्रदेश सरकार कितनी दोषी है? अगर वहां पर जबरदस्ती कोई कार्रवाई की गई है, जबरदस्ती कोई कार्रवाई की जा रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो प्रशासन, वहां पर सरकार दोषी है। ठीक है। अब मोहसिन रजा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। घूम फिरकर बात आप ही के पास आनी थी। आप बीजेपी को इस चर्चा में प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके सांसद महोदय ने, स्थानीय सांसद महोदय ने जो कुछ कहा है, फिर पलटे हैं, फिर एक लिस्ट लेकर आज आ गए हैं और कैराना को आप लोगों ने कश्मीर बता दिया है। आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ गए हैं? ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है जो न निगली जा रही है न उगली जा रही है। रजा साहब, समय कम है, स्वीकार करें। देखिए, नहीं राजेंद्र जी, देखिए, जैसा कि हमारे अनिल भाई ने कहा, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा हम मुसलमानों की राजनीति और हिंदुओं की राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। पहली चीज तो हम ये क्लियर कर दें कि ये हमने कहा ही नहीं था, वो उन्होंने अपने मन से कह दिया। खैर ठीक है, आपने कहा और मैंने कहा कि मुसलमानों की खाली, मुसलमानों की राजनीति अगर मोहसिन जी, मुसलमानों की खाली अगर कोई राजनीति करता है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी करती है। बैठा हुआ। और दूसरी बात यह कि मैंने कहा कि ये मुसलमान इसमें कंफर्टेबल नहीं। चलिए, मैंने क्लियर कर रजा साहब को बोलने दीजिए, कुछ एक्सपोजर हो गया है, कुछ एक्सपोजर और हो जाने दीजिए। रजा साहब को बोलने दीजिए। नहीं राजेंद्र जी, मैं सुन रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो अपनी लिस्ट जारी की, उस लिस्ट को उन्होंने नहीं जारी किया, कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने जो लिस्ट उनको दी थी वो लिस्ट उन्होंने सरकार को दी और उस मुद्दे को उन्होंने यहां भी उठाया था असेंबली में, और यही मुद्दे को उन्होंने वहां भी उठाया अपने पार्लियामेंट में। तो आज उसकी जांच की जब बात आई है तो क्यों सरकार परेशान हो गई?
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहां समस्या है, जो लोग भाग गए, जिनको भगा दिया गया, जिन्हें डरा धमका कर मकान खाली करा लिए गए, बहुत से लोगों ने FIR नहीं की डर के मारे, वो चुपचाप चले गए। तो वहां पर गुंडाई माफियागिरी हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये सरकार फेलियर है कि नहीं फेलियर है? आप नहीं स्वीकार करेंगे, मैं समझ गया राजा साहब, आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और स्वीकार करने से एम्बैरेसमेंट थोड़ा कम हो सकता था, थोड़ा कम हो सकता था एम्बैरेसमेंट। समाजवादी पार्टी का क्या दरोगा कार्रवाई भी नहीं कर रहा है? अच्छा अब्बास साहब ये बताइए कि अब आपकी हुकूमत क्या करने वाली है? अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब ये बताइए कि आपकी हुकूमत क्या करने वाली है, बहुत संक्षेप में, समय समाप्त है मेरे पास। हमारी हुकूमत जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारी हुकूमत हिंदू मुसलमान नहीं देखती, हमारी हुकूमत सबका विकास सबका साथ। भाजपा खोखला नारा देती है, अच्छे दिन का सपना दिखाती है, लेकिन फिर बाद में कह देती है वो सब चुनावी जुमले हैं। नहीं, यहाँ पे ये जनसभा नहीं है अब्बास साहब, यहाँ पे बहुत पॉइंटेड जवाब देना था। क्या कर रहे हैं, एक लाइन में बताइए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कानून व्यवस्था पे आ रहा हूं। अब समय पूरा हो गया है, आपका भी और सरकार का भी है। DIG की रिपोर्ट आई है, प्राइम रिपोर्ट आई है, उसमें कह दिया गया आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। खैर बहरहाल आप सभी राजनीतिक दलों का पक्ष इस मसले पर जनता के सामने आज पहुंच गया। समय समाप्त है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, रजा साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, दुबे साहब और अशोक सिंह साहब, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कैराना के बाद अब कंधाल का विषय लेकर आए हैं हुकुम सिंह, उन्होंने एक और लिस्ट जारी कर दी है। वो बता रहे हैं कि कुछ और लोग उस कस्बे से, छोटे से कस्बे से पलायन कर गए हैं। ये सिचुएशन बीजेपी को आगे कहाँ लेके जाती है, बहुत रोचक हो रहा है देखना। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस शो को देखने के लिए। बहुत